जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेंगे प्यारे दोस्तों दो। एक हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं और दूसरा टॉपिक होगा काव्य का हमारा अलंकार, जिसकी शुरुआत आज की क्लास में हम करें। तो अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं तीन बड़े टीचरों के चेहरे, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है। पीडीएफ आपके नोट्स की कैटेगरी में आज हम मेंशन करवा देंगे दोस्तों, क्योंकि इस क्लास के बाद में एक क्लास मेरे यूट्यूब की है, बाकी क्लास में जाके ऑफिस में लूंगा टेक्निकल टीम के बीच में, और वहां जाके नोट्स की कैटेगरी में यार दोस्तों क्विंटल के भाव में आपको पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में आपको मिलेगी। ठीक है। तो क्योंकि बिना पीडीएफ के आपकी पढ़ाई होगी नहीं। हम यहाँ कितना भी एफर्ट्स लगा ले, कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा ले, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि वो अपनी आदत को नहीं बदलना चाहते, वो अपने पढ़ने के तरीके को भी नहीं बदलना चाहते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बच्चे ज्यादा समझदार हैं हम लोगों से, उनको उन्हीं के तरीके से पढ़ने दो। ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ चुके हैं कि यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है पीडीएफ के मुकाबले, लेकिन जिनको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो आज हम पूरी कर देंगे 3 से 4 बजे के बीच में। तो फेस टू फेस मीटअप होगा प्यारे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, यूपी पुलिस, दरोगा, सिपाही, एसएससी जीडी और शिक्षक भर्ती। बिजनौर के अंदर हम तीनों सर कल जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे आपकी क्लास है लाइव में प्यारे दोस्तों हम ओप रखते हैं। ओप लाइन में भी हमारी ज्यादातर क्लासें जो है ओपी रहती है, खासकर सैटरडे संडे को। मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल होता है और उसके दो बड़े रीजन होते हैं कि सैटरडे संडे बच्चों को रिवीजन के लिए दे दे, कपड़े धोने के लिए और खाने पीने के लिए, ताकि वो अपने पूरे एक सप्ताह की व्यवस्था को तरीके से कर पाए। लेकिन उस सैटरडे संडे का हम जो यूज करते हैं बच्चों के साथ मीटअप में, या फिर कहीं पर हम बुक के लिए काम करते हैं, जो भी हमारी बुक पब्लिश होती है टीचर के, उस पर हम सैटरडे संडे को मेहनत करते हैं। जो पीडीएफ में करेक्शन करानी होती है सैटरडे संडे को टीचर उस पर भी मेहनत करते हैं। तो कुल मिला के आप सैटरडे संडे फ्री हो सकते हैं, लेकिन टीचर आपके सैटरडे संडे फ्री नहीं रहते। या तो वो मीटअप में होते हैं, या वो मीटिंग में होते हैं, या फिर वो नोट्स बनाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा कर रहे होते हैं। जो भी उसके अंदर करेक्शन होती है, जो भी नए कॉन्सेप्ट को बनाना होता है, वो सैटरडे संडे ऑफिस में बैठ के हम लोग बनाते हैं। तो कल है प्यारे दोस्तों 19 अप्रैल, क्योंकि आज 18 अप्रैल है, तो कल है शनिवार, और बिजनौर में हम मिलेंगे राज मिलन बैंकेट हॉल, और निकट है थाना कोतवाली। तो जो बिजनौर से हैं, मुजफ्फरनगर से, शामली से, मुरादाबाद से हैं, जो बागपत से और सहारनपुर से हैं, एक बार वे तमाम बच्चे यहाँ पे कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता तो चले कि यहाँ पर बच्चे कहाँ से जुड़े। ज्यादा दूर से बच्चों को हम नहीं यहाँ पे बुला रहे हैं, क्योंकि फिर आपके शहर में आएंगे हम दोबारा। लेकिन अभी हम सहारनपुर, इसके साथ बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद और शामली, इस और बागपत, इनको हम कवर कर रहे हैं। तमाम जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है उनके लिए सम्मान समारोह है ये। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, एसएससी जीडी में जो प्यारे दोस्तों फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके लिए ट्रॉफी है, किताबें हैं और मेडल यहाँ दिए जाएंगे राकेश यादव सर के द्वारा। ठीक है। इनके साथ हम होंगे रीजनिंग, और साथ के साथ जुड़ेगी हिंदी। तो मैथ का डर कैसे खत्म करना है, ठीक है, हिंदी में किस तरह 100% स्कोर करना है, और नेगेटिव मार्किंग होते हुए रीजनिंग को आप कैसे सारे के सारे क्वेश्चन सही करोगे, वो बताएंगे अरुण सर इन मीटअप में। ठीक है। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप इस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हो तो आप यहाँ जरूर पहुंचिए। तमाम दूसरे वे बच्चे जिनको आगे की तैयारी करना है, यूपीएसआई में आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टाइम आपके पास 4 महीने है। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मई से पहले पहले यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 4 महीने से ज्यादा वक्त आपको यूपीएसआई में परीक्षा में नहीं मिलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम हर वो कांस्टेबल सिपाही कह रहा है जो ऑलरेडी नौकरी ले चुका है, अपने डिपार्टमेंट में है, उसको वहां की इन्फॉर्मेशन है, और वो जी जान से जुट चुका है एसआई की तैयारी करने के लिए। यूपी पुलिस की जो भर्ती है दूसरी, जिसमें लगभग 19,000 पद है, वो वैकेंसी आपकी यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बाद में आएंगी। यानी कि वो जो नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस वाला, वो मई लास्ट में या फिर जून में प्यारे दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लोकेशन दे दी, हम 10 बजे से लेके 5 बजे तक वहां पहुंचेंगे। मुद्दा क्या होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए उन्होंने सिलेक्शन कैसे लिया, उन्होंने आपके अलावा क्या एफर्ट्स लगाए, उन्होंने कौन सी गलती नहीं की है जो गलती आपने की, तो उन बच्चों से रूबरू होने का मौका मिलता है। और साथ के साथ प्यारे दोस्तों यहाँ पर हाँ
जो हरिद्वार से हैं तो वहाँ आप इसके बिजनौर के बाद हम हरिद्वार जाएंगे, ठीक है, शाम को। उसके बाद में फिर हमारी संडे को वापसी है, तो वो हरिद्वार भी मिल सकते हैं, हम गंगा स्नान जरूर करके आएंगे। और जिनकी इच्छा है साथियों की हमारे साथ गंगा स्नान करने की हरिद्वार हर की पौड़ी पे, वो साथ में चल सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक छात्र साथी, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब हमारे छात्र नहीं रहे हैं, वो बन गए हैं साथी। और जो अभी छात्र हैं उनको तो अभी सीखना पड़ेगा, इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि तमाम छात्र भी पहुंचे, साथी भी पहुंचे। बातचीत होगी, संवाद होगा 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा तमाम उन बच्चों को जो वहां पहुंचेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, वो सीमित समय के लिए होता है, ठीक है, वो 24 घंटे या उससे कुछ समय के लिए होगा। अगर उस समय वो बैच एक्टिवेट करेंगे या तो वो फ्री में होगा, या फिर एक भारी भरकम डिस्काउंट के साथ जो बैच उनको चाहिए उस पर हम वहां पे डिस्काउंट देंगे। इसके बाद लंच करेंगे तीनों टीचर बच्चों के साथ में। अब की बार हमने लंच की व्यवस्था की है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ फ्री बुक एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और इसके साथ यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की बुक बहुत बड़ी संख्या में हमने प्यारे दोस्तों छपवा ली है और उसको ऑलरेडी हमने वहां पे भिजवा दिया है। तो अगर आप वहां मिलते हैं तो इन सब चीजों से आपको फायदा मिलेगा। और साथ के साथ यहाँ पे लिखा है फ्री बुक, ठीक है, मिनी गिफ्ट, ये सारे के सारे उन तमाम बच्चों के लिए हैं जो वहां मौजूद होंगे। तो जानबूझ के समय कम था, बड़ी मुश्किल से समय निकलता है, ये हमने दोनों चीज एक साथ रखी, सम्मान समारोह भी रखा और बाकी उन बच्चों को भी बुलाया जिनको आगे इनकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मैंने देखा है कि यूपी के हर जिले से बच्चे जुड़े हैं और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं। तो कोई काशी से है, तो कोई चित्रकूट से है, कोई शाहजहानपुर से है, पीलीभीत से है, हरदोई से है, मुजफ्फरनगर, शामली से है, बहुत सारे बच्चे गाजियाबाद से हैं, रामपुर से हैं, इसके साथ प्यारे दोस्तों मुरादाबाद से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक था हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में। हम हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, जो कि किसी भी कोर्स का, किसी भी सिलेबस का प्यारे दोस्तों ये पहला टॉपिक होता है, ठीक है। और इसके अंदर अब तक जो आपने पढ़ा है वो सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान में हिंदी कौन सा अनुच्छेद, कौन सी धारा, कौन सा भाग? भारतीय संविधान में हिंदी। इसमें किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकता है। दूसरा प्यारे दोस्तों आपने यहाँ लिपि के बारे में पढ़ा। तीसरा आपने यहाँ भाषा परिवार के बारे में पढ़ा। भाषा परिवार ये इसके सब टॉपिक है। फोर्थ आपने यहाँ पे प्यारे दोस्तों भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषा जो 3 होती है इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में प्यारे दोस्तों आपने यहाँ भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा बोली के बारे में, भाषा बोली और उपबोली, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। इसको एक बार आज दोबारा फिर देखना है, भाषा बोली उपबोली को। इसके बाद में फिर आप यहाँ क्या पढ़ोगे? राजभाषा के बारे में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, मानक भाषा, विभाषा और त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। तो ये 6 सब टॉपिक हैं आपके हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के। इसमें से ये सारे के सारे टॉपिक प्यारे दोस्तों आपके हो चुके हैं। कल भाषा बोली उपबोली के बारे में आपको बता रहे हैं, ये आपका बचा हुआ है। आज इस बचे हुए को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे दोबारा से, ताकि ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाए। यहाँ से जो प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो आएंगे 2 से लेके 3। ये आपको ध्यान रखना, ना तो कभी 4 पूछा जाएगा ना 1। अलग अलग शिफ्ट में होने वाले सभी एग्जाम यहाँ से 2 से लेके 3 प्रश्न इस वाले टॉपिक और इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों अपने देश की, और देश है हमारा भारत। तो देश क्या है प्यारे दोस्तों? हमारा
देश है भारत, और इस भारत में जो बोली जा रही है वो भाषा बोली जा रही है देश के लेवल पर, और वो जो भाषा है हमारी वो क्या है प्यारे दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा है, और जिसको मिल चुका है राजभाषा का दर्जा। जो सरकारी कार्यालय की भाषा है, जो प्रशासन की भाषा है, उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इस भाषा को विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई अपभ्रंश। और अपभ्रंश के प्यारे दोस्तों जो रूप है, अपभ्रंश के वे रूप है 4, जिन्होंने इसको पालने पोसने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसमें से आपका एक है शोर सैनी वाला रूप, शोर सैनी अपभ्रंश। एक है आपका प्यारे दोस्तों यहाँ अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसके बाद तीसरा एक आपका रूप है, उसको मागधी अपभ्रंश कहते हैं। मगध में बोले जाने के कारण ये मागधी कहलाया। और इसके बाद में आपका है यहाँ नागर व पेशाची, नागर व पेशाची अपभ्रंश। इन 4 रूपों ने हिंदी का सबसे ज्यादा भला किया। ये हिंदी को विकसित करने में, ठीक है, इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा उपभाषा। और उपभाषा जो होती है वो भाषा का छोटा रूप होता है, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। और ये जो उपभाषाएं होती है ये होती है 5। इनमें से एक होती है प्यारे दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी। क्या किसे कहते हैं, पश्चिमी हिंदी, जो शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है, जो शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है, जो अर्धमागधी से निकली है, जो मागधी से निकली है, जो नागर और पेशाची से निकली है। तो इसमें से आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों क्या आएगी हमारी, इसके अंदर आएगी 5 बोली। ठीक है, यही लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इन्हीं को। तो क्या है आपकी, पहले है प्यारे दोस्तों यहाँ पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद दूसरा है प्यारे दोस्तों पूर्वी हिंदी, जो पूरब में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। इसके बाद तीसरी जो है हमारी वो बिहारी हिंदी है। क्या है, बिहारी हिंदी है। इसके बाद फोर्थ हमारी राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है। और इसके साथ प्यारे दोस्तों 5वीं और लास्ट जो है वो है हमारी पहाड़ी हिंदी। क्या है, पहाड़ी हिंदी। अब इसके अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम 5 बोली का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं 5 बोली का। इसके अंतर्गत जो होती है वो 3 बोली होती है। कितनी बोली होगी, 3 बोली। इसके अंदर हम जो प्रयोग करते हैं बिहारी हिंदी के अंदर, ये भी 3 बोली होगी। कितनी बोली होगी, 3 बोली होगी। और इसके अंदर जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम 4 बोलियों का। इसके अंदर भी कितनी बोली होगी आपकी, 4 बोली। और यहाँ इसके अंदर जो हम प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे प्यारे दोस्तों हम 2 बोली। ये भी पूछी जाएगी कि इसकी बोली बताइए, बोलियों की संख्या बताइए क्या है। तो ये क्या है जी आपका, ये प्यारे दोस्तों आपकी बोली है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी बोली है। तो ये जो बोली बोली जा रही है ये कहाँ बोली जा रही है, ये बोली राज्य में बोली जा रही है। ये कहाँ बोली जा रही है, सॉरी, ये आपके जिले में बोली जा रही है, ये आपकी राज्य में बोली जा रही है। और ये कहाँ बोली जा रही है, देश, राज्य, जिला। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है जी, 5। इसके अंदर आती है आपकी एक खड़ी बोली, दूसरी जो है ब्रज भाषा। 2 बार लिखने का रीजन यही था कि आपको ये क्वेश्चंस आज ही तैयार आप इसको कर लो। इसके बाद में क्या है, कोरवी है। इसके बाद में आपकी बुंदेली है। और इसके बाद में प्यारे दोस्तों आपकी क्या है, यहाँ पे हरियाणवी, हरियाणवी है।
तो इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों यहाँ 3 आपकी जो पूर्वी हिंदी से निकलने वाली है आपकी बोली, इसके अंदर एक आती है आपकी अवधी, जो अवध में बोली जाती है, अवध जो क्षेत्र है। दूसरी अवधि के साथ है आपकी बघेली, क्या है, बघेली है। और तीसरी जो है प्यारे दोस्तों छत्तीसगढ़ी है। ये क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ इसमें भी आपकी क्या आती है, 3 आती है। इसके अंदर बिहारी हिंदी के अंदर एक आपकी क्या है, भोजपुरी है। दूसरी प्यारे दोस्तों इसके अंदर मगही है। और तीसरी इसके अंदर मैथिली है, ठीक है जी। इसके साथ फिर यहाँ पर जो है आपके इन 4 बोलियों में एक आपकी मारवाड़ी है, दूसरी आपकी यहाँ पर जयपुरी है, तीसरी आपकी मेवाती है राजस्थानी के अंदर, चौथी आपकी यहाँ मालवी है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर एक आपकी कुमायूनी है, कुमायूनी, और दूसरी आपकी यहाँ गढ़वाली है, क्या है, दूसरी आपकी गढ़वाली। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणवी जो है आपकी, इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ गांव के लेवल पर जो है बोली जाती है आपकी उपबोली, क्या बोली जाती है, आपकी उपबोली बोली जाती है। और ये जो उपबोली आपकी है, ये उपबोली है आपकी, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक है आपकी यहाँ जाटू और दूसरी क्या है आपकी, दूसरी है प्यारे दोस्तों यहाँ बांगरू। यानी कि हरियाणवी भी पूरे हरियाणा में एक जैसी नहीं है, वो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जहां जाट लोग ज्यादा रहते हैं उनके द्वारा जाटू का प्रयोग करते हैं। जो दिल्ली के आसपास वाला हरियाणा का हिस्सा है, जैसे सोनीपत है प्यारे दोस्तों, है झज्जर है, रोहतक है, रोहतक इसका मूल केंद्र है, ये हरियाणवी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जाटू है। जो राजस्थान से लगता हुआ हरियाणा है, जैसे प्यारे दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, तो वहां पे वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहां पे वो पहाड़ी एरिया है, वहां की जो जमीन है वो ज्यादा रेत की जमीन है, तो वहां आपको ऊंट भी मिलेंगे। राजस्थान से लगता हुआ हिस्सा है नारनौल और महेंद्रगढ़ वाला, तो उसमें बांगरू बोली जाती है। लेकिन जो दिल्ली से लगता हुआ हरियाणा का हिस्सा है उसमें क्या बोली जा रही है, जाटू। जाटू और बांगरू दोनों मिलके प्यारे दोस्तों हरियाणवी बनाती है। जाटू और बांगरू अपने आप में क्या है, उपबोली है, जो वहां गांव में आपको मिलेगी। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर क्या बोली जा रही है, हरियाणवी बोली जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर जो जयपुरी के रूप है वो ढूंढानी है, तो जो ढूंढानी जो रूप है वो जयपुर के गांव में बोली जा रही है, वो उपबोली है। और जयपुरी अपने आप में क्या है, बोली है। तो कुल मिला के ये है कि जब भी भाषाओं में परिवर्तन आता है या भाषा अपने रूप को बदलती है, तो उसके रूप को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका गांव निभाते हैं। तो गांव में कुछ नए शब्द बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गांव में क्या है, नए शब्द बनते हैं, नई वस्तु, नए पदार्थों को नए नए नाम दिए जाते हैं। जैसे आपने पशु और जानवर तो सुना ही था, ठीक है। पशु अपने आप में हिंदी का शब्द है, लेकिन उसके स्थान पे ढोल और डांगर जो शब्द है वो अपने आप में देसी शब्द है। तो जो देसी शब्द है वो कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, उपबोली में प्रयोग हो रहे हैं। कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, गाँव में प्रयोग है। तो गाँव देहात में ज्यादातर, जैसे झाड़ू आपने सबने सुना है, लेकिन झाड़ू को बुआरी कहते हैं। सीढ़ी आपने सबने सुना है, लेकिन सीढ़ी को कुछ स्थान पे जिन्ना कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ज्यादातर भाषाओं में जो परिवर्तन देखा गया, उसके रूप में परिवर्तन देखा गया, तो वो गांव से शुरू होता है। और गांव में प्यारे दोस्तों उपबोली का रूप होता है, जो 2 गांव, 10 गांव, 15 गांव तक वो चीजें सीमित रहती है। फिर कुछ किलोमीटर बाद, कुछ गाँव के बाद में फिर दूसरी तरह की भाषा और बोली आपको वहां पे दिखाई देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि उपबोली का जो विकसित रूप है, जब उपबोली विकसित होगी तो वो बोली के रूप में होगी और वो जिले के लेवल पे फैल जाएगी। तो पर्टिकुलर 1, 2, 3 जिले में एक जैसी है। जैसे मैं बात करता हूं, ये ब्रज भाषा कहाँ बोली जा रही है, मथुरा मूल केंद्र है। लेकिन मथुरा के पास हाथरस है, मथुरा के पास अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ में, हाथरस में, आगरा में क्या बोली जा रही है प्यारे दोस्तों, ब्रजभाषी बोली जा रही है। तो यानी कि मथुरा और मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा ब्रज क्षेत्र है, वहां ब्रज भाषा बोली जा रही है। तो यही यानी कि जिले के लेवल पे, पूरे यूपी में ब्रज भाषा नहीं बोली जा रही।
अब इसी से आगरा से लगता हुआ दूसरा जो हरियाणा का क्षेत्र है, आगरा से लगता हुआ राजस्थान का कोई क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पे आपको मिक्स मिलेगी। तो पर्टिकुलर सीमावर्ती राज्यों में, पर्टिकुलर सीमावर्ती जिलों में हमेशा एक नहीं बल्कि तीन तीन बोलियां आपको मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपबोली का विकसित रूप बोली है और बोली का विकसित रूप उपभाषा है, और उपभाषा का विकसित रूप प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भाषा हो जाएगा। या आप ये कहोगे भाषा का क्षेत्रीय रूप उपभाषा है, उपभाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, और बोली का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, आपका उपबोली कहलाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो अपने आप में खुद में क्वेश्चन है। अपभ्रंश के 4 रूप है, शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और नागर पेशाची है। शोरसैनी अपभ्रंश से आपकी उपभाषा कौन सी निकली, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोली आती है, 5। कौन कौन सी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कोरवी, बुंदेली और हरियाणवी। अब खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है राहुल सांस्कृतायन ने खड़ी बोली का, ये अपने आप में आपके क्वेश्चन हैं। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है जी, कोरवी। कोरवों के द्वारा प्रयुक्त होने, लटमार भाषा भी बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लठमार भाषा, भाषा भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसका जो मूल केंद्र है वो क्या है जी, मूल केंद्र है इसका मेरठ। कौरव कहाँ थे, कौरवों की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर, और वो हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ के आसपास, इसीलिए इसका जो क्षेत्र माना गया, ठीक है, खड़ी बोली का, वो माना गया मेरठ। इसका जो केंद्र माना गया वो क्या माना गया, वो मेरठ माना गया। तो अब मेरठ के आसपास के जिले देखो कौन से हैं। मेरठ के पास गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, शामली के अंदर, बागपत के अंदर मुरादाबाद, रामपुर के अंतर्गत, सहारनपुर, बिजनौर के अंतर्गत, मुजफ्फरनगर के अंदर क्या बोली जा रही, खड़ी बोली। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम बताओ, कोरवी। किसने रखा, राहुल सांस्कृतायन ने। इसके बाद खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, आप कहोगे मेरठ इसका केंद्र है, और मेरठ के आसपास के तमाम जिले। जो भी मूल केंद्र होता है किसी भी बोली का, उसके आसपास के 60-70 किलोमीटर के दायरे में जो भी आ जाए वो वही बोली वहां पे बोली जा रही है। अब मेरठ के आसपास के 60-70 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या है, गाजियाबाद है, 70 की जगह आप 100 मान लो, 100 किलोमीटर के दायरे में क्या है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, संभल है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बिजनौर है, सहारनपुर है, इसके साथ मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है। ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाया आपका, खड़ी बोली वाला क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या है, बर्ज, बंजर भूमि में बोले जाने के कारण ये बर्ज कहलाई। तो बर्ज मतलब पत्थर, बर्ज मतलब बंजर भूमि। वहां से यमुना नदी बह रही है जो कि आई है उत्तराखंड से, बिजनौर होते हुए दिल्ली से निकल के कहाँ पहुंच गई, मथुरा पहुंच गई। तो पहले यमुना नदी में बरसात के टाइम में वैसे भी बहुत ज्यादा पानी रहता था, और बरसात के टाइम में तो इतना पानी ऊपर से आता था पहाड़ों से, वो कंकर पत्थर रेत लेके आता था, और वो मथुरा आते आते उसकी धारा की जो गति थी वो कम हो जाती थी, और धीरे धीरे जहां पानी का बहाव की स्पीड कम होगी, अर्थात उसकी गति कम होगी, वहां कंकर पत्थर जो है अपने आप जमीन के नीचे, पानी के नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। तो जो उत्तराखंड से चले, ठीक है, कंकर पत्थर रेत, वो जाके मथुरा आगरा आते आते प्यारे दोस्तों इनकी जो उपजाऊ जमीन थी उस पर जाके वो बैठ गए बाढ़ की वजह से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो उपजाऊ जमीन थी धीरे धीरे यमुना नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण बन गई बंजर। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चरागाह पाए जाते थे पुराने समय में, सबसे ज्यादा गाय का पालन होता था जो कि यदुवंशियों के द्वारा, यादवों के द्वारा किया जाता था इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जो उपजाऊ जमीन थी वो बन गई थी बंजर, और बंजर भूमि में बोली जाने के कारण ये क्या कहलाई, बर्ज कहलाई। तो इसमें कहाँ कहाँ है, ये सारा अलीगढ़ का क्षेत्र है, हाथरस का है, मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, ये सारा का सारा क्या कहलाया आपका, बर्जभाषी क्षेत्र। इसके बाद कोरवी, अच्छा यहाँ कोरवी लिख ली, कन्नौजी लिखना, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है जी आपकी, ये है आपकी कन्नौजी, इसको आप सही कर लो जी एक बार। ये क्या है, कन्नौजी। तो कन्नौजी क्या है, ये मुलायम सिंह वाला क्षेत्र है आपका। कन्नौजी का कौन सा क्षेत्र है, ये मुलायम सिंह वाला जो क्षेत्र है वो आपका कन्नौजी का है। अब इसके अंतर्गत जैसे हरदोई है, शाहजहानपुर है, पीलीभीत है,
बदायूं है, वो सारा का सारा क्षेत्र कन्नौजी क्षेत्र है। तो यानी कि बरेली है, शाहजहानपुर, पीलीभीत है, बदायूं है, तो ये सारा का सारा मुलायम सिंह वाला क्षेत्र है। जो इटावा है, मैनपुरी है, ये सारा का सारा सेफई वाला क्षेत्र जो है वो सारा कन्नौजी क्षेत्र है। कन्याकुब्ज ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ा। तो इस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा प्रभुत्व किसका रहता है? यादवों के अलावा कन्याकुब्ज ब्राह्मणों का रहता है। तो यानी कि जो तिवारी है, बाकी जो लोग है वो कन्याकुब्ज ब्राह्मण में आते हैं। तो कन्याकुब्ज ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कन्नौजी। और ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों? मुलायम सिंह यादव वाला क्षेत्र। बुंदेली कहाँ है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड आधा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आधा कहाँ है? यूपी में। तो यूपी में कहाँ है? जैसे चित्रकूट है, झांसी है, वो चित्रकूट झांसी कहाँ आता है? बुंदेलखंड के अंदर आता है। उधर मध्य प्रदेश वाला हिस्सा वो भी बुंदेलखंड का है। तो उसमें बोले जाने के कारण उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टेट तो आपके आगे आगे हुए, उत्तराखंड आपके आगे बना, इसके बाद इसके साथ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपके आगे अलग हुआ, बिहार से झारखंड आपके आगे अलग हुआ। तो ये राज्य तो बाद में बने, ये जिले बाद में बने। उससे पहले यहाँ भाषा विकसित हो चुकी थी, यहाँ भाषाएं बोली जा रही है। यानी कि बुंदेलखंड का जो चित्रकूट झांसी वाला क्षेत्र है, इनकी रिश्तेदारी आपकी मिलेगी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वालों की रिश्तेदारी मिलेगी यूपी में, ऐसे यूपी वालों की उत्तराखंड में, उत्तराखंड वालों की यूपी में। क्योंकि ये राज्य बाद में बने, पहले ये एक ही थे, इसीलिए इनकी रिश्तेदारी आपस में, जो सीमावर्ती बॉर्डर के जो जिले हैं उनमें आपस में इनका आना जाना लगा रहता है। इसीलिए दो राज्यों में और दो अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो सीमावर्ती है, मान के चलो अब इसका ब्रजभाषी का क्षेत्र कहाँ जाके कंप्लीट होता है? मैनपुरी में। तो आपको मैनपुरी के अंतर्गत दो भाषा दिखाई देगी, एक तो ब्रज भाषा दिखाई देगी, एक कन्नौजी दिखाई देगी। क्योंकि मैनपुरी ऐसे तो है नहीं एक छोटा सा एरिया हो, क्योंकि मैनपुरी का जो लास्ट वाला एरिया है जो किससे मिलता है? कन्नौजी से। तो वहां कन्नौजी वाले बोल रहे हैं। जैसे नेपाल के अंतर्गत क्या है? नेपाली तो बोली जा रही है, लेकिन नेपाली के अलावा वहां मैथिली बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मैथिली है ये नेपाल है, नेपाल तो अपने आप में दूसरा देश हुआ। तो यानी कि दूसरे देश में भी हमारी भाषा बोली जा रही है, हमारे देश में भी दूसरे देश की भाषा बोली जा रही। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर पे है। और ये यहाँ पे मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा है, मधुबनी है। अब मधुबनी अपने आप में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल बॉर्डर से लगती हुई है बिहार की। तो उस पे मैथिली मिलेगी, ऐसे ही वहां नेपाली भी मिलेगी आपको। तो यानी कि सीमावर्ती जिले में, सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती देशों में दो दो तीन तीन भाषा और बोलियां बोली जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर पूरी क्या है? हरियाणवी। इसका मूल केंद्र क्या माना गया प्यारे दोस्तों? इसका चित्रकूट माना गया, बुंदेलखंड का, बुंदेली का। और इसका मूल केंद्र माना गया प्यारे दोस्तों रोहतक। रोहतक के आसपास के तमाम जिलों में हरियाणवी बोली जा रही, पूरे हरियाणा में। अवधि कहाँ बोली जा रही? अवध में। मूल केंद्र माना गया प्यारे दोस्तों इसका लखनऊ। तो लखनऊ, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, वो जो क्षेत्र है आपका वो सारा अवध के क्षेत्र में आता है, जो कि अपने आप में जो है अयोध्या, जिसको पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो अयोध्या से शुरू होकर प्यारे दोस्तों आपका प्रयागराज तक का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा अवध क्षेत्र है, अवध बेल्ट है। तो अवध में बोले जाने के कारण ये क्या कहलाई? अवधि। और मूल केंद्र इसका हो गया आपका अयोध्या और लखनऊ। इसके बाद क्या है प्यारे दोस्तों आपका? अभी मान के चलो कोई पूछे सर जी कानपुर में क्या बोली जा रही है, अब उसके हिसाब से जो मैप है वो देख लो कि सीमावर्ती जिला कौन सा है, उसकी भाषाएं दो हो जाएगी। और पर्टिकुलर एक बहुत ज्यादा संख्या में जब लोग बोल रहे हैं किसी एक भाषा को तो उसकी वो प्रमुख बोली बन जाती है। बघेली मध्य प्रदेश में भी बोली जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी बोली जा रही है। आपने प्यारे दोस्तों महोबा का नाम सुना होगा, हमीरपुर का नाम सुना होगा। तो ये अपने आप में महोबा है, हमीरपुर, उसमें बघेली बोली जा रही है। और बाकी प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये बघेली मध्य प्रदेश में बोली जा रही है। छत्तीसगढ़, रायपुर इसका मूल केंद्र है, पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जा रही है। भोजपुरी आपको यूपी में भी मिलेगी और बिहार में भी मिलेगी। तो योगी आदित्यनाथ वाला जो क्षेत्र है, जैसे आजमगढ़ है, गोरखपुर है, बनारस है, बलिया है, उन सब में भोजपुरी बोली जा रही है। क्योंकि ये जो बनारस है, बलिया है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, ये सब बिहार से लगते हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अब उसके बाद बिहार शुरू होता है, जैसे बक्सर है, आरा है, इसके साथ प्यारे दोस्तों वहां तो 30-40 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा जिला आ जाता है दूसरे राज्य का। ठीक है, तो एक बार अभी हमें पीछे बक्सर गए, वहां से दूसरे जो बिहार के जिले थे वे बैठ रहे थे 200-150 किलोमीटर की दूरी पे, और यूपी के जिले बैठ रहे हैं 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहां हमने क्या किया कि बक्सर में सेमिनार करके हमने यूपी में किया, क्योंकि वो नजदीक था 30 से 40 किलोमीटर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो भोजपुरी है तो वो यूपी और बिहार दोनों में बोली जा रही है। तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बिहार के जिले हैं
बिहार से लगते हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो सारा का सारा क्या है, भोजपुरी क्षेत्र है। मगही कहाँ बोली जा रही है, मगही बिहार के बिल्कुल मध्य भाग में बोली जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे सिवान डिस्ट्रिक्ट है वो सारा का सारा क्षेत्र में इसका मगही का है। मैथिली कहाँ बोली जा रही है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में बोली जा रही है और मधुबनी में बोली जा रही है। ये कहाँ है, नेपाल बॉर्डर पे। तो नेपाल के अंदर कौन सी बोली जा रही है, मैथिली। भारत के अंदर दूसरी कौन सी भाषा प्रयोग में आती है, बिहार के बॉर्डर पे नेपाली आती है। इसके साथ राजस्थान, ये मारवाड़ी कहाँ है, ये सारे के सारे जैसलमेर बीकानेर है, बाड़मेर में। तो ये जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर कहाँ है, पाकिस्तान बॉर्डर पर है। तो ये देश से पाकिस्तान, हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान में भी मारवाड़ी बोली जाती है। और इनमें बाड़मेर के अंतर्गत और जैसलमेर के अंतर्गत, बीकानेर के अंतर्गत आपको पाकिस्तानी दिखाई देगी उर्दू के शब्दों का प्रयोग होते हुए। क्यों, क्योंकि सीमावर्ती जिले हैं वो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पाकिस्तान से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी क्षेत्र है। दिल्ली से लगता हुआ जो क्षेत्र है, जैसे कोटा है, बूंदी है, जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, उनमें जयपुर है। अब जैसे अलवर जो है वो आगरा के नजदीक है, तो वहां पर ब्रजभाषा भी मिलेगी आपको, और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों जयपुरी भी मिलेगी। जैसे फरीदाबाद गुड़गांव है, वहां पे आपको हरियाणवी भी मिलेगी और ब्रजभाषा भी मिलेगी। भाई गुड़गांव और मथुरा ये क्या है, ये पास पास में है। फरीदाबाद और मथुरा क्या पास पास में है, तो वहां पे ब्रजभाषी जो यादव लोग हैं वो ब्रजभाषी तो माने जाते हैं। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी ब्रजभाषा भी मिलेगी और वहां आपको हरियाणवी भी मिलेगी। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों मेवाती, महाराणा प्रताप वाला जो क्षेत्र है, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो सब आपका मेवाती क्षेत्र है। मालवी है, राजस्थान से लगता हुआ मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, तो मालवी मध्य प्रदेश में भी है और मालवी राजस्थान में भी है। तो राजस्थान का एक कोना मध्य प्रदेश से मिलता है। तो राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा पर है उनमें मालवी बोली जा रही है। ऐसी कुमायूं कहाँ है, नैनीताल में, हाई हिल एरिया है नैनीताल, ठीक है। अल्मोड़ा हाई हिल एरिया है, रानीखेत हाई हिल एरिया। तो नैनीताल के पास ही आपका अल्मोड़ा है, रानीखेत है, कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है। तो कुमायूं इसका मूल केंद्र हो गया। तो वहां पे क्या है, कुमायूं एक जिला है। तो उस कुमायूं में, अल्मोड़ा में, रानीखेत में, नैनीताल में कुमायूं नहीं बोली गई। और उससे नीचे जो पठार का क्षेत्र है, जैसे हरिद्वार है, रुड़की है, देहरादून है, उन इसके साथ में बाकी दूसरे जो जिले हैं उन सब में क्या बोली जा रही है, गढ़वाली। और ये कहाँ बोली जा रही है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत। तो कहाँ कौन कौन सी चीजें बोली जा रही है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बिहारी हिंदी, ठीक है। तो इसी बिहारी हिंदी से प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपने ये किया था, कहाँ गया जी वो क्वेश्चन आपका, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बिहारी जो हिंदी है, इसी बिहारी हिंदी से आपकी प्यारे दोस्तों ये भी निकली है। इसी बिहारी हिंदी से आपकी बंगाली, असमिया और उड़िया, ये किससे निकली है, बिहारी हिंदी से। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व बैंक भारत में, खुद में क्वेश्चन और खुद में आंसर। विश्व भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, विश्व भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली जो है आपकी, ये क्या होगी प्यारे दोस्तों, विश्व भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, पहला नंबर भोजपुरी का है, दूसरा नंबर खड़ी बोली का है, तीसरा नंबर अवधी का है। ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली
बोली का आरोही क्रम। ये आरोही क्रम किसके आधार पे है? जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। पहला खड़ी बोली, दूसरा भोजपुरी, तीसरा अवधी, चौथा ब्रजभाषा, पांचवा कन्नौजी, छठा बुंदेली, सातवां बघेली। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली बघेली। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी। ये अपने आप में खुद में क्वेश्चन उनके आंसर हैं, और ये एक नहीं अनेक बार पूछे जा चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व और भारत में ध्यान रखना है, कई देश ऐसे हैं जैसे त्रिनाद है, टोबैको है, ठीक है, म्यांमार है, मलेशिया, उनके अंदर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है वहां के लोगों से। तो यानी कि भोजपुरी वाले क्षेत्र के एरिया का सबसे बड़ी खासियत ये है, ये जहां जाते हैं अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को लेके जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी 3 देश ऐसे हैं जहां पर वहां के लोगों के मुकाबले भोजपुरी की संख्या ज्यादा हो चुकी है बोली के रूप में, जो लोग वहां पे बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली क्या जाती है? भोजपुरी, इसके बाद खड़ी बोली, फिर अवधी का नंबर है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पहला नंबर खड़ी बोली का, भोजपुरी, अवधी है, ब्रजभाषा है, 5वें पे कन्नौजी है, 6ठे पे बुंदेली, सबसे कम। अब वो पूछ रहा है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या है? घटता क्रम। सबसे कम बघेली, फिर बुंदेली, इसके बाद कन्नौजी, फिर ब्रजभाषा, फिर अवधी, फिर भोजपुरी और फिर खड़ी बोली। तो ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। भारत में भोजपुरी क्यों बोली जा रही है सबसे ज्यादा? क्योंकि भोजपुरी बिहार में भी है और भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और दोनों का क्षेत्रफल जब हम देखते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं तो भोजपुरी का नंबर दूसरे पे आ जाता है और खड़ी बोली का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर आ जाता है। तो इनको अवरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एक होता है अवरोही क्रम, घटता क्रम, पहले बघेली, फिर बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, पूछेगा वो आरोही अवरोही क्रम में, ऐसी जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत और कौन सी आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये तो आपने पढ़ ही लिया है यहाँ पे। बिहारी हिंदी के अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली है। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली का विकास कहाँ से हुआ? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी कहाँ से आई? मागधी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछेगा? फिर आपसे ये पूछेगा कि बिहारी, ये बंगाली कहाँ से आई? बिहारी हिंदी। असमिया का विकास कहाँ से हुआ? बिहारी हिंदी से हुआ। और उड़िया का विकास कहाँ से हुआ? बिहारी हिंदी से हुआ। ये भी अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में 5th क्वेश्चन है आपका भाषा। विश्व में भाषा सबसे ज्यादा क्या है? पहले नंबर पर चीनी, दूसरे नंबर पर हिंदी, इसके बाद भारत में भाषा का स्थान क्या है? पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर तमिल, चौथे पर कन्नड़, 5वें पर तेलुगु, मराठी चला गया 6ठे पे। तो ये पहले यहाँ तमिल था, दूसरे नंबर पे अब क्या है? बंगाली है। तो 2011 और 2021 की जनगणना के अनुसार
भारत में जो भाषा का स्थान है, हिंदी का पहला है, बंगाली का फिलहाल दूसरा हो गया, तमिल का तीसरा है, कन्नड़ का चौथा हो गया, तेलुगु का आपका पांचवा है, इसके बाद आता है मराठी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में भाषा क्या है? प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीनी है, जो चाइना में बोली जाती है। और हिंदी का स्थान कौन सा है प्यारे दोस्तों? दूसरा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में फिर है आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, राजभाषा से संबंधित। राजभाषा क्या है जी? राजभाषा सरकारी कार्यालय की भाषा, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय की भाषा क्या है? राजभाषा। प्रशासन की भाषा, प्रशासन की, जिसमें प्रशासन अपना काम करता है। इसके बाद संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा, संविधान द्वारा दर्जा व मान्यता प्राप्त भाषा क्या है? आपकी राजभाषा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या बनेगा? राष्ट्रभाषा। और चौथा इसी के अंदर क्या है? आपकी राजभाषा क्या है? राजभाषा आपकी हिंदी है, लिपि आपकी देवनागरी है। लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, और मानक रूप क्या है? मानक रूप या मानक रूप है आपका इसका खड़ी बोली वाला, खड़ी बोली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रभाषा। क्या है राष्ट्रभाषा? किसी देश में सबसे अधिक किसी देश में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और वो क्या है? वो है हिंदी। संविधान कुछ नहीं कह रहा है। भारतीय संविधान में ये नहीं कहा गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन नियम बनाया गया कि जिस देश में जो सबसे ज्यादा बोली जाएगी, सबसे ज्यादा समझी जाएगी, वो क्या है? आपकी राष्ट्रभाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? भाषा का आदर्श रूप। भाषा का आदर्श रूप क्या है? मानक भाषा। और वो हिंदी की मानक भाषा, हिंदी का मानक रूप, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली। क्या है जी? खड़ी बोली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मातृभाषा। क्या होगी जी मातृभाषा? बच्चे के माता पिता, घर परिवार, पड़ोस की भाषा उसकी मातृभाषा होती है।
अलग 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 क्षेत्र, राज्य, देश में मातृभाषा मातृभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। मातृभाषा भिन्न हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र में मातृभाषा मराठी होगी, उत्तर प्रदेश बिहार में हिंदी होगी, कर्नाटक में कन्नड़ होगी, तमिलनाडु में मातृभाषा बच्चों की तमिल होगी, गुजरात में गुजराती होगी। यानी कि अलग अलग राज्यों में बच्चों की मातृभाषा क्या होगी, अलग अलग। तो बच्चे के इसके बाद तीसरी कंडीशन इसी की, मातृभाषा छात्र बच्चे के प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल, बच्चे छात्र या बच्चे के प्राथमिक स्तर की भाषा उसकी मातृभाषा, उसकी मातृभाषा, छात्र बच्चे के प्राथमिक स्तर की भाषा उसकी मातृभाषा होगी या होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वो क्या करेगा, मैं क्यों लिखवा रहा हूं, वो स्टेटमेंट देगा। मातृभाषा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है, बेमेल है, असंगत है। मातृभाषा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत है, सही है। तो वो क्या करता है, जैसे जीएस में आजकल कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूर्व अवधारणा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे हिंदी में देगा। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हिंदी में जरूर देगा। ए आर की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये पूर्व कथन अवधारणाओं के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है वो कुछ न कुछ आपको इस तरीके से देगा। तो वो 4-5 आपको स्टेटमेंट देगा या 2 स्टेटमेंट देगा, और एक स्टेटमेंट दूसरे से मेल खाती है कि नहीं है, उस तरह के क्वेश्चनों की आज के एग्जामों में प्यारे दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे के माता पिता घर परिवार पड़ोस की जो भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा होती है, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से उस भाषा को ग्रहण करता है और उसी को शुरू में यूज करता है। अलग अलग क्षेत्र, राज्य और देश में मातृभाषा अलग होगी। अगर कोई भारत के महाराष्ट्र में रह रहा है उसकी मातृभाषा मराठी होगी, उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ के अंदर है तो प्यारे दोस्तों वहाँ हिंदी होगी, तमिलनाडु में है तो तमिल होगी। जैसे दिल्ली वालों में मातृभाषा अलग अलग है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ बंगाल से भी लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान के भी है, बिहार के भी है, उत्तराखंड के भी है, इसके साथ भारत के दूसरे राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। तो इसी वजह से बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होती है। लेकिन फिर उसका समाधान क्या निकाला गया, उसका समाधान ये निकाला गया कि बच्चे की प्राथमिक स्तर की जो भाषा होगी वो उसकी मातृभाषा होगी। और प्राथमिक स्तर में उत्तर भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी मातृभाषा हिंदी होगी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर तमिल होगी, उड़ीसा के अंदर उड़िया होगी, असम के अंदर असमिया होगी, ठीक है, उनकी प्राथमिक स्तर की जो भाषा होगी। तो ये क्या था, मातृभाषा से संबंधित। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 10। इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या है जी आपका, 11वां क्वेश्चन है त्रिभाषा, त्रिभाषा सूत्र। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, इसमें 3 भाषा, इसमें 3 भाषाओं को स्थान दिया गया है। बच्चा क्या करेगा, एक तो बच्चा पढ़ेगा अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज,
अंतर्राष्ट्रीय भाषा, दूसरी राष्ट्रीय भाषा और तीसरी प्रांतीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बच्चा क्या पढ़ रहे हैं? ज्यादातर अंग्रेजी, लेकिन बच्चा कहीं फ्रेंच भी सीख रहा है और कहीं वो रशियन भी सीख रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर बच्चे फ्रेंच हैं, ठीक है, जर्मनी भी सीख रहे हैं, फ्रेंच के बाद ज्यादातर जर्मनी, लेकिन यहाँ पर क्या है 99% अंग्रेजी। राष्ट्रीय भाषा के रूप में वो क्या सीख रहे हैं? हिंदी। प्रांतीय भाषा के रूप में वो क्या सीख रहे हैं? प्रांतीय भाषा के रूप में बच्चे के पास संस्कृत भी है, कुछ बच्चों के पास उर्दू है, कुछ बच्चों के पास पंजाबी है, ठीक है, कुछ बच्चों के पास गुजराती है, कुछ के पास तमिल तेलुगु। यानी कि एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी, एक राष्ट्रीय भाषा होगी और एक होगी प्रांतीय भाषा। ठीक है, उसके क्षेत्र की भाषा प्रांतीय भाषा, प्रांत में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो वो कहेगा कि त्रिभाषा सूत्र के अंदर कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं को रखा गया? तो आप कहोगे 3 भाषा। कौन सी भाषा? अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और प्रांतीय भाषा। तो आपने अंग्रेजी हिंदी संस्कृत पढ़ी है, अगर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ी, अंग्रेजी हिंदी उर्दू पढ़ी है, अंग्रेजी हिंदी पंजाबी पढ़ी है, तो अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर प्यारे दोस्तों अलग अलग पढ़ाई जा रही है। तो ये आपको ध्यान, वो उसको भी पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कौन सी भाषा है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा में कौन सी भाषा है, प्रांतीय भाषा में कौन सी भाषा है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके त्रिभाषा सूत्र थे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये हो गया है जी अब कंप्लीट। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने भारतीय संविधान में हिंदी पढ़ ली, लिपि पढ़ ली, भाषा परिवार है, भारतीय आर्य भाषा है, भाषा बोली उपबोली है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, खड़ी रूप। विभाषा क्या है? प्रांतीय भाषा होती है, पर्टिकुलर किसी प्रांत में बोली जाने वाली भाषा विभाषा कहलाती है। और त्रिभाषा सूत्र भी आपने प्यारे दोस्तों पढ़ लिया। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक कंप्लीट होने से आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर 2 से लेके जो 3 प्रश्न है ये आपके क्या हो गए हैं? तैयार है। 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार है। आज हम जाएंगे प्यारे दोस्तों, आजमगढ़ भी आएंगे, जरूर आएंगे जी, आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आजमगढ़ भी आएंगे। इससे संबंधित किसी का अब कोई डाउट बचा है तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले। ये चीज छोड़नी नहीं है भाई, ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके सामने हमने यहाँ पे रखी दिए हैं, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे आई गए हैं, ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको यहाँ सीक्वेंस में बताया गया है, ठीक है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, ठीक है, विश्व में भाषा चीन का पहला हिंदी है, ठीक है। इस तरीके से ये किसी न किसी रूप में सारे की सारी चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं, ठीक है जी। चलो, और किसी का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यूपी में बोली गई क्या पूछना चाह रहे हैं जी? नोट्स आज डाल देंगे जी, ठीक है। काजल मिश्रा, आज आपके नोट्स की कैटेगरी में नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। बरेली भी आओगे सर? हाँ, बरेली भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल से मई या जून में, ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो अप्रैल में तो इधर का ही है। एक और प्यारे दोस्तों हमें दिल्ली में मीटअप करना है, तो अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो आप दिल्ली आ जाना। लेकिन प्लीज बाकी जो बच्चे हैं जो इस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं वो बिजनौर पहुंचे। बलिया नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? अरे सब कुछ होगा, मैंने कहा आज कोर्स कंप्लीट थोड़ा ही हो गया, कंप्रीहेंशन भी होगा सर, जरूर होगा जी, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। किसी का भी कोई डाउट हो? बुक पे ऑफर वहीं मिलेगा, वो मीटअप में ही देते हैं। बाकी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो बुक मिलती है उस पर कोई डिस्काउंट आपको मिलता रहता है हल्का फुल्का, लेकिन मीटअप में बच्चे आते हैं बेचारे अपना किराया भाड़ा लगा के और समय निकाल के हैं। उसमें टीचरों का भी कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से धन्यवाद हो जाता है, टीचरों के द्वारा बच्चों को भी इस तरीके से कुछ चीज दे दी जाती है ताकि उनको ये फील ना हो कि हमारा समय और पैसा
जो है खर्च हो गया है। तो इसीलिए जब आप जहाँ बुलाओगे वहाँ हम आने को तैयार हैं, और उसका खाका हमें पहले बनाना पड़ता है। बिजनौर तो पहले जाना था, क्योंकि बिजनौर वाले बच्चे काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, लेकिन वो समय नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन का शेड्यूल, ऑनलाइन का शेड्यूल, उसकी वजह से व्यस्तता थी। और फिर वो बुक वगैरह जो वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, वो भी हमारी कंप्लीट नहीं थी। अब वो बुक कंप्लीट हो गई है, तो स्वाभाविक बात है वहाँ बच्चों को बुक त्रिभाषा सूत्र, हाँ त्रिभाषा सूत्र में हम 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। आपने प्राइमरी में 3 भाषा पढ़ी है, अपर प्राइमरी में भी 3 भाषा पढ़ी है आपने, तो वही त्रिभाषा सूत्र है। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई NEP, उसमें भी त्रिभाषा सूत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा, और उसके बाद प्रांतीय भाषा को जगह दी गई है। जी जी, आप जहां बुलाना चाहते हैं वहां हम आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं है, उसका प्लान पहले से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जी जी, चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार इधर का करेंगे जरूर, कानपुर मैनपुर साइड जो है इधर का अब की बार करेंगे। और तो बहुत अच्छा समझाते हैं सर, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बनने वाले हर तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी। प्रयागराज तो मीटअप ऑलरेडी हो चुका है एक पहले, ठीक है, तमाम टीचर गए थे वहाँ पे, दोबारा से फिर रखेंगे प्रयागराज में, ठीक है। तो मई जून में प्रयागराज में जरूर दोबारा से मीटअप रखेंगे, ठीक है। प्रयागराज तो हालत ये हो गई, 30,000 से ज्यादा बच्चा पहुंच गया, हमारे पास स्पेस ही नहीं था इतना, इसलिए बिना मीटअप किए चुपचाप वहां से दबे पार निकलना पड़ा हमें, ताकि बच्चों को चोट पेट ना लगे, क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है। वो टीचरों के नजदीक आना चाहते हैं, उसमें भगदड़ होती है, और ऐसी स्थिति हम कहीं चाहते नहीं है। जी, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे का ही शेड्यूल होता है सभी टीचरों का। तो सैटरडे संडे क्लास ऑफ होती है, उसके 2 रीजन है, ताकि आपको रिवीजन का मौका मिल जाए, चीज़ों को नोट करने का मौका मिल जाए, नोट्स बनाने का मौका मिल जाए, जो घर से बाहर रह रहे हैं उनको अपने पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करने का मौका मिल जाए, और टीचरों के गले को रेस्ट मिल जाए, क्योंकि टीचर सुबह खड़े होते हैं 7 बजे और शाम के 8-9 बजे तक वो कंटिन्यू बिना ब्रेक लिए प्यारे दोस्तों क्लासें लेते रहते हैं। 13-13 घंटे का, 15 घंटे का शेड्यूल होता है कैरेविल के टीचरों का, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के। और हालत ये है कि जब भी वो साइड में जाते हैं तो एक पैर पे खड़े होकर दूसरे पैर को आराम देना होता है। मतलब घोड़ों से भी ज्यादा जो स्थिति होती है वो टीचरों की हो चुकी है, क्योंकि घोड़े भी जो आराम करते हैं प्यारे दोस्तों, वो एक पैर को जो है सीधा करके एक पैर को थोड़ा सा मोड़ के वो आराम महसूस करते हैं। तो कुल मिला के ज्यादातर टीचरों के घुटनों में दर्द है, उसका रीजन यही है, खड़े होकर लंबी लंबी क्लासें लेना, ठीक है, और बहुत ज्यादा शेड्यूल होना। अगर वो सैटरडे संडे ब्रेक नहीं लेंगे तो किसी भी टीचर का गला जो है वो काम ही नहीं करेगा, जल्दी गला बैठेगा, तो वो समस्या आती है। तो इसलिए हमने पहले से ही ये प्लान किया हुआ है कि हम मंडे टू फ्राइडे जो है ऑनलाइन जो हमारी क्लासें होती हैं, सैटरडे को कभी कभी ऑफलाइन क्लास में मेरे जैसे टीचर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे सैटरडे को फुर्सत रहती है, बाकी दिन नहीं। चलो जी, तो मैथ वाले सर भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, और अरुण सर भी जाएंगे, इसके साथ आपको वहाँ पे बाकी टीचर भी मिलेंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आप जरूर आइए, ठीक है, मोस्ट वेलकम आपका, साथ में बैठ के लंच करेंगे। तो प्यारे दोस्तों कल हम मिलेंगे कहाँ पे इस टाइम, कल हम मिलेंगे बिजनौर के अंतर्गत, ठीक है। विभाषा क्या है, प्रांतीय भाषा है, किसी पर्टिकुलर प्रांत में बोली जाती है। जैसे अवध क्या था, एक प्रांत था, तो पूरे अवध में जो बोली जा रही है वो प्रांत है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले 9 जनपद थे, तो वे 9 जनपद 9 प्रांत ही तो थे, ठीक है। इस पूरे देश को 9 जनपदों में बांटा गया था ना जैन धर्म के समय में, तो वो अपने आप में प्रांत है। प्रांत क्या होता है, 2-3 राज्य मिलकर अपने आप को प्रांत बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जिले आपस में जब इकट्ठे हो जाए, ठीक है, और उसमें एक ही तरह की संस्कृति, भाषा, बोलचाल, रहन सहन है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अभी 9:30 बजे आपकी क्लास होगी, ध्यान रखना है। अभी 9:30 बजे जो आपकी क्लास है यूट्यूब चैनल पर, कैरियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, वो इसी टॉपिक की है, भाषा बोली उपबोली, यही टॉपिक जानबूझ के लगाया हूं, ठीक है। और आगे जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे अलंकार, ठीक है। तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, उस पर लिखा हुआ है भाषा बोली उपबोली, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से अब तक पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं 9:30 बजे सुबह, रोज 9:30 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है कैरियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वहां पर आप इसी टॉपिक से जुड़े हुए उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक कंप्लीट। अब मैं जानबूझ के यूट्यूब चैनल पे भी टॉपिक लेके आ रहा हूं आप लोगों की वजह से, कि पहले यहां हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद वहां प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही जैसे मैं अगली नेक्स्ट क्लास में जो कि मंडे को होगी, उसमें मैं अलंकार पढ़ाऊंगा,
और उसके बाद में फिर वहां अलंकार की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यानी कि जो जो टॉपिक यहाँ होता रहे उसकी प्रैक्टिस आपको दो जगह जाके करनी है। एक हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज जो सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी है, और दूसरा प्यारे दोस्तों आपको कैरेवल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जो मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास होती है। हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर मैं जल्दी अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हो सकता है मंडे से मैं कर दूं। वहां में मिक्स क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा और इधर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। सभी दोस्तों का धन्यवाद। 9:30 बजे मिलते हैं।